ये नाम बोलने से क्या फायदा, पहले पढ़ो तो, है ना। पहले पढ़ाई तो कर लो सीरियसली। जो पॉइंट्स जो छूटे हैं, जो आपने पढ़ा नहीं है, उसको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक एक पॉइंट अभी ढूंढ के निकालेंगे, सब पढ़ा डालेंगे, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है बच्चों, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में चाहे पूरी तरीके से चाहे आंशिक तरीके से डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के भार में कमी महसूस होती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। क्योंकि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हो, ठीक है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हो बच्चों, ठीक है, चाहे पूरी तरीके से चाहे आंशिक तरीके से, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोगे चाहे पूरी तरीके से चाहे आंशिक तरीके से, तो उस वस्तु का भार जो हवा में रहा होगा, उस भार से कम भार महसूस होगा पानी में। जब कोई वस्तु होगी उसको हवा में देखिए कितना भार है, जब उसको पानी में डुबो करके देखोगे, ठीक है, तो पानी में उसका भार कम महसूस होगा, उसके भार में कमी आ जाती है। क्योंकि पानी द्वारा जो है द्रव द्वारा एक ऊपर की ओर प्लावन बल, उछाल बल लगाया जाता है, और जो उछाल बल होता है वही उस वस्तु के भार को कम कर देता है, उस वस्तु के भार को कम कर देता है। गुड्डू वर्मा कह रहे हैं कि 2020 में आया था बोर्ड में। बिल्कुल बेटा, बोर्ड में सब जगह। अमन गौतम, बिल्कुल बेटा, जो है सभी को ऊर्जा जो है मिलती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसको याद रखना, ठीक है। जब किसी वस्तु को, ये पूरी लाइन लिखा होगा एग्जाम में, याद करने की जरूरत नहीं, बस खाली सुने रहो। क्या है? ऐसे लिखा रहेगा, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के भार में कमी महसूस होती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। आसन में लिखा होगा जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत, या एक आसन लिखा होगा पास्कल का नियम, एक लिखा होगा किरचॉफ का नियम, एक लिखा होगा लेंज का नियम। ऐसे जो है पूछा जाता है कि पूरी भाषा जो है आपको जो है एक बार पढ़ा होना चाहिए, जिससे आप लोग टिक टिक कर पाओ, ठीक है। समझ गए ना सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब कुछ और बेसिक चीजें हैं बच्चों, जैसे अभी हमने बताया कि अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का ये भी एक यंत्र है। निकलसन हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। पहला पॉइंट, निकलसन हाइड्रोमीटर से हम लोग अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। पूछा जाए निकलसन हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्यरत है, तो आप कहेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इससे करते क्या है, तो आप कहेंगे कि ठोस अथवा द्रव पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। इसके आधार पर ठोस अथवा द्रव पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। निकलसन हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर आधारित है? निकलसन हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इसकी सहायता से किसी ठोस अथवा द्रव पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जल से भरे गिलास में, जल से भरे गिलास में, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना। मान लो इस तरीके से जल भरा हुआ, जल से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। एक बर्फ का टुकड़ा बच्चों, इस तरीके से बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ये बर्फ का टुकड़ा बच्चों तैर रहा है, थोड़ा सा हिस्सा इसका बाहर है। ये बर्फ का टुकड़ा है, ये इस तरीके से डूब करके और तैर रहा है। इस तरीके से कुछ डूबा हुआ, कुछ इसका हिस्सा बाहर। अब जब ये बर्फ है बच्चों, ये बर्फ कहता है कि जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाता है, तो ये द्रव के स्तर में क्या असर पड़ेगा? बताओ जल्दी से सभी लोग। दिलीप कुमार, किरचॉफ का बोल्ट का नियम और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। किरचॉफ का बोल्ट का नियम ऊर्जा संरक्षण है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण है। ये सब लिखवा देंगे किसी दिन, ठीक है, किसी दिन लिखवा देंगे जो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात, ठीक है। जल्दी से फटाफट यहां पर देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ये बर्फ है, ये क्या चीज है? बर्फ। इतनी बात समझ में आया कि बर्फ जो है, अच्छा काफी लोग सही दे रहे हैं, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? नो चेंज। इसका आंसर होगा नो चेंज। द्रव के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित। तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बच्चों देखो, जब बर्फ से पानी बनता है, ये पॉइंट लिखो, बर्फ से पानी जब बनेगा, बर्फ से पानी, तो आयतन घटता है। बर्फ से पानी बनने में आयतन घट जाता है, ये पॉइंट नोट कर लो, आयतन घट जाता है, आयतन घटता है जब बर्फ से पानी बनता है। ये बताओ, इतना जो बर्फ है, ये वाला जो डूबा है अंदर में, जब ये पिघलेगा तो जितने आयतन में ये है उससे कम आयतन में आएगा, और जो कम आयतन, इतना आयतन जो बचा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है पिघल करके इसी में भर जाएगा, इसी में भर जाएगा। फिर से समझो, इधर देखिए, जैसे जो ये डूबा हुआ हिस्सा, ये डूबा हुआ भाग है, जब ये पिघलेगा तो बच्चों अभी आयतन ज्यादा घेरे, अभी ये देखो, ये बर्फ जो है ज्यादा आयतन घेरे, और जब बच्चों ये पिघलेगा, और जब पिघलेगा इतना ही आयतन घेर पाएगा, इतना यहाँ पर खाली हो जाएगा। और ये जितना खाली होगा, जितना ये खाली होगा बच्चों, ये जितना ये खाली होगा, ऊपर जो वाला है, ये वाला जब पिघलेगा, ये वाला पिघल करके इसी में भर जाएगा, तो द्रव के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा।
इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। आदित्य विश्वकर्मा, विशाल राय, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो जैसे मान लो कोई बर्फ का टुकड़ा है, उसका कुछ हिस्सा डूबा है, कुछ हिस्सा ऊपर है, तो जो डूबा है जब वो पिघलेगा तो अभी बर्फ का आयतन ज्यादा है, जब पानी में बदलेगा तो आयतन घटेगा, और जितना घटेगा जो ऊपर पानी के ऊपर जो हिस्सा है बर्फ का वो जब पिघलेगा उसी में भर जाएगा, तो ओवरऑल जो है क्या होगा कि आयतन में कोई परिवर्तन, नो चेंज, तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, ये इस बार एग्जाम में आएगा आपके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। इतनी दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगली स्लाइड पर देखते हैं, यहां पर आयुष कुमार मौर्य, देखो एक बर्तन ले लो, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, प्रयोग करके देख लेना, और उसमें तैर रहा हो, जब वो पूरी तरीके से पिघल जाता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको प्रैक्टिकल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे क्या दो, नो चेंज, ठीक है, ध्यान देना, नो चेंज। इस क्वेश्चन को याद रखिए, नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखना, कोई खास परिवर्तन नहीं आता। हाँ, एक इंपॉर्टेंट यही है कि वायुमंडलीय दाब क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर बच्चों वायुमंडलीय दाब जो होता है, सामान्य ताप और दाब पर वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर, पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मतलब 76 सेंटीमीटर पारा या 760 mm पारा, पारा मतलब एचजी, ठीक है, 76 mm पारा या 760 mm पारा, समझ गए बात कि नहीं? या 0.76 यहां पर मीटर पारा, पारा मतलब एचजी, मरकरी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इतना ध्यान से सुनो, वायुमंडलीय दाब का अर्थ क्या है? जैसे क्या होता है बच्चों, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर उसमें पारा होता है, बैरोमीटर में क्या होता है? पारा। तो पारा का अगर स्तर ऊपर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं दाब बढ़ेगा, अगर पारे का स्तर नीचे जा रहा है, बैरोमीटर का जो पारा है अगर वो राइज करता है, ठीक है, पारा अगर ऊंचाई पर जाता है तो दाब बढ़ना, अगर नीचे आना तो इसका मतलब दाब घटना। तो जब पारा 76 सेंटीमीटर चढ़ा हो उस समय समझ जाना एक वायुमंडलीय दाब है। जब 760 mm एचजी हो, 76 सेंटीमीटर का हो या 760 मिलीमीटर का हो या 0.76 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब पर बैरोमीटर का पारा 76 सेंटीमीटर चढ़ा होता है, 76 सेंटीमीटर। इतनी बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है सभी को? 76 सेंटीमीटर पारा, बैरोमीटर का पारा 76 सेंटीमीटर पर हो या 760 mm चढ़ा हो या 0.76 मीटर चढ़ा हो, इसको बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब। और एक वायुमंडलीय दाब कैसे निकाला गया? 76 सेंटीमीटर, इसका मतलब एच है, एच का मान 0.76 मीटर, और दाब का सूत्र होता है एचडीजी, दाब का सूत्र होता है एचडीजी। एच का मान देखो 76 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, पारे का घनत्व 13.6 और जी का मान 10⁻³ सॉरी, हाँ इसको पहली बात सीजीएस में नहीं रखना है, एमकेएस में 13.6 × 10⁻³ ये पूरा जो है क्या है? घनत्व, ये पूरा घनत्व है। तो P बराबर एच, एच का मान हो गया, ये डी का मान हो गया और जी का मान 9.8। इनको गुणा करने पर ये मान आता है, जो कि हम लोगों को याद है पहले से, जो कि हम लोगों को याद है पहले से कि हमने गुड्डू वर्मा, ठीक है, अमन सिंह, वेरी गुड। गुड्डू वर्मा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुना। जैसे बैरोमीटर है उससे दाब मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। तो बैरोमीटर में बच्चों पारा अगर ऊपर चढ़ता है तो हम कहते हैं दाब बढ़ा है, अगर पारा नीचे उतरता है तो हम कहेंगे दाब घटा है। तो जब दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है तो बैरोमीटर का जो पारा होता है वो 76 सेंटीमीटर चढ़ा होता है या 0.6 मीटर चढ़ा होता है या 760 मिलीमीटर चढ़ा होता है। तो 760 mm एचजी को एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, 760 mm एचजी को एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या 76 सेंटीमीटर जो पारा होता है, पारे की ऊंचाई एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। एचडीजी यहां पर देखो, और एक वायुमंडलीय दाब कैसे निकालेंगे? एचडीजी से एच का मान 76 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलो, 0.76 मीटर, पारे का घनत्व बच्चों इतना होता है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी का मान 9.8, सबको गुणा कर दो ये आ जाएगा। इसे कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब, इसे कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब। अब समझ में आया सभी को? ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। याद रखना 76 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के स्तंभ के दाब के को, 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के मरकरी के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। 76 सेंटीमीटर mm एचजी के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या 760 mm एचजी, 760 mm एचजी के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। हमने निकलवा भी दिया कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। इसको लगभग हम लोग 10⁵
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी मान लेते हैं कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी है कि मनुष्य जो है कितने बल का सहन करता है। अगर वायुमंडल का दाब इतना है, ये बताओ, अगर वायुमंडल का दाब जो है 1.01 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इतना अगर दबाव है, इसका मतलब शरीर पर बल भी तो लग रहा होगा, बल लग रहा होगा कि नहीं? समझिए बात कि नहीं? अगर वायुमंडल का दाब इतना है 1.01 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उस दाब की वजह से हमारे शरीर पर जो है बल आरोपित हो रहा कि नहीं? तो कितना हमारा शरीर बल सहन करता है वो हमको देखना है, कितना सहन कर पाता है। बहुत ज्यादा भार का सहन करता है, बहुत ज्यादा बल का सहन करता है। तो देखिए यहाँ पर मनुष्य पर वायुमंडलीय दाब के कारण कुल बल कितना लगेगा, यहाँ बराबर P इंटू ए होता है बच्चों, P इंटू ए होता है। P का मान देखो 10 की घात 5 होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल देखो, औसत जो एरिया होता है, एक अगर जो है कोई भी व्यक्ति है वयस्क, अगर कोई पर्सन है तो उसके शरीर का जो एरिया होता है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे मतलब ये लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है सरफेस का, जो सरफेस एरिया होता है शरीर का, ये जो एरिया होता है, एरिया वैसे होता है 1.9 के आसपास, ठीक है, 1.9 के आसपास होता है। लेकिन जो है गणना के लिए यहाँ पर बच्चों आपके सिलेबस में जो है वही मैं बताऊंगा 1.5 1.5 लगभग ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों का कम होता है, ठीक है, बच्चों का क्या होता है कम होता है, और जो नवयुवक होते हैं उनका क्या होता है ज्यादा होता है। समझिए बात, इस तरीके से सबका अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग एरिया होता है। तो औसत जो है 1.5 मीटर स्क्वायर मान लिया गया, 1.5 मीटर, 1.5 वर्ग मीटर, ठीक है। मनुष्य के शरीर का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 वर्ग मीटर मान लिया गया, और 1.5 वर्ग मीटर से जब गुणा करेंगे, 1.5 गुणे यहाँ पर देखो 10 की घात 5 को जब 1.5 से गुणा करेंगे, 1.5 यहां से 10 आ जाएगा, कट जाएगा, जो 10 की घात 4, 15 गुणे 10 की घात 4, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बात को पहले समझ लो। यहां पर देखो 15 गुणे 10 की घात 4 इतना न्यूटन का बल लगेगा, 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन, इतने जो है न्यूटन का बल लगेगा, इतने न्यूटन का बल लगेगा, 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 15,000 गुणे 10 न्यूटन, 15 3 जीरो यहां ले लिया, 15,000 गुणे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन को जी कहते हैं, किलोग्राम भार ऐसे लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम भार में 10 न्यूटन होता है जी न्यूटन, 9.8 का मान 10 मान लो। 1 किलोग्राम भार में जी न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है किलोग्राम भार, इसका मतलब 15,000 किलोग्राम भार, 15,000 किलोग्राम भार का बल हमारा शरीर सहता है। वायुमंडलीय दाब के कारण हमारे शरीर पर आरोपित बल कितना होता है, 15,000 किलोग्राम भार होता है। 15,000 किलोग्राम भार मतलब 15,000 किलोग्राम का अगर वस्तु है उसके बराबर वायुमंडलीय दाब की वजह से जो है बल हमारे शरीर पर लगता है। कितना, 15,000 किलोग्राम भार का बल सहन करता है। फिर भी जो है हम लोग पिचकते नहीं, भाई पिचक जाना चाहिए इतना 15,000। हम कहते जो है आपको 100 किलोग्राम का बोझा आपके शरीर पे लाद दिया जाए तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, लाद दिया जाए 100 किलोग्राम तो हमें लग रहा बचोगे नहीं, है ना। तो अब वायुमंडल का दाब बहुत है, वायुमंडल की वजह से बल बहुत लग रहा है, 15,000 किलोग्राम, समझिए बात कि नहीं। 15,000 किलोग्राम को यहाँ पर लिखा गया है 15 मीट्रिक टन भार, 15 मीट्रिक टन, इसे मीट्रिक टन भी कह सकते हैं। कैसे, जैसे 15,000 को लिख सकते हैं 15 गुणे 10 की घात 3, ठीक है, किलोग्राम भार, 10 की घात 3 किलोग्राम भार को कहते हैं मीट्रिक टन। तो 15 मीट्रिक टन भार, 15 मीट्रिक टन भार के बराबर जो है बल हमारे शरीर पे लगेगा। 15,000 किलोग्राम भार ज्यादा पूछा जाता है, या 15 मीट्रिक टन भार के बराबर बल हमारा शरीर जो है सहता है। फिर भी हम लोग पिचकते नहीं है, क्यों नहीं पिचकते हैं, इसका कारण क्या है? वही तो कह रहे हैं कि इतना जो है वजन कैसे सहता है। हमारे जो शरीर में जो नाड़ियां हैं, जो ब्लड है, जो ब्लड का प्रेशर है, ये इतना ही प्रेशर जो है बैलेंस किए रहता है। हमारे शरीर का जो रक्त का दाब है, वो रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित किए रहता है। जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड का दाब है, जो रक्त का दाब है, वो दाब उस दाब को संतुलित किए रहता है। समझिए बात कि नहीं, उस दाब को रक्त का दाब बैलेंस किए रहता है, इसलिए हम उस बल को जो है सहन कर पाते हैं, नहीं तो सहन ना कर पाते। अभी और एग्जाम्पल, नरेंद्र पाल, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। इतना वायुमंडल का दाब हम लोग सहते हैं, कैसे सह लेते हैं, कैसे सहन कर लेते हैं? क्योंकि जो रक्त का दाब है, रक्त का प्रेशर उस भार को संतुलित करता है, उस भार को संतुलित करता है। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी नाक से ब्लड आ जाता है, नाक से क्या हो जाता है, ब्लड आ जाता है, क्योंकि वहां पर ऊंचाई के साथ दाब घटता है, वहां पर दाब कम हो जाता है। अभी वायुमंडलीय दाब हमारे रक्त के दाब को संतुलित किए हुए है, जब ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब घट जाएगा, संतुलित दबाने वाला जो बैलेंस करने वाला था वो कम हो गया। समझिए बात कि नहीं। अब जो है यहाँ पर कभी कभी नाड़ियां भी फट जाती हैं, कभी कभी फट जाती हैं, क्योंकि जो है दबाव घट जाएगा। जब वायुमंडल का दबाव घटेगा तो क्या हो जाएगा,
बहुत सारे जो है देखो वायुमंडलीय दाब में भी फ्लक्चुएशन होता है, बहुत सारे लोगों को बड़ी जल्दी नाक से खून आ जाता है इसी वजह से, क्योंकि बिल्कुल अभी बैलेंस रहता है, बिल्कुल संतुलित रहता है। इतना चीज है, बाकी बायोलॉजी का टॉपिक है ये, बायो वाले बताएंगे जो है अच्छे से। फिजिक्स में केवल इतना ध्यान रखना है कि जो है इतना बल सहन करता है, और ये बल जो बैलेंस रहता है वो हमारे रक्त के दाब के द्वारा। ठीक है, इतना बात समझ गए आप लोग? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में यही पूछा जाएगा मनुष्य पर, बाकी बायोलॉजी में हम नहीं चलेंगे, सिर्फ कैसे जो है बाकी चीजें प्रक्रियाएं होती हैं वो चीज नहीं, हम लोगों को केवल बैलेंसिंग समझना, संतुलन, इतना भार वो सहन करता है हमारा शरीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये देखो एक क्वेश्चन लिखा है, अधिक ऊंचे पहाड़ों पर मनुष्य की कोमल नाड़ियां फट जाती हैं और वहां उसका जीवित रहना कठिन हो जाता है। इसी कारण ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वालों को विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं जिससे कि उनके शरीर पर दाब सामान्य बना रहे। समझिए बात कि नहीं? जब ऊंचाई के साथ क्या होता है, दाब घटता है, और दाब घटता है वायुमंडल का दाब घटेगा तो अंदर जो है जो रक्त का दाब है वो तो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो जो कोमल नाड़ियां होंगी फट जाएंगी तो व्यक्ति मर भी सकता है। इसलिए वो विशेष प्रकार के कपड़े पहन के जाता है जिससे उसका जो है ब्लड का जो रक्त का दाब है और वायुमंडल का दाब जो है वो संतुलित बना रहे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये लिखा है, इसी चक्कर में देखो मर भी सकता व्यक्ति। देखो अधिक ऊंचे पहाड़ों पर मनुष्य की कोमल नाड़ियां फट जाती हैं और वहां उसका जीवित रहना कठिन हो जाता है। इसी कारण ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने पर विशेष प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। अगर कहा जाए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने पर विशेष प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल का दाब घट जाता है। ठीक है, वायुमंडल का दाब घट जाता है जिससे कि जो है नाड़ियां जो है फट सकती हैं, तो अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए विशेष प्रकार के जो है कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये कुछ चीजें हैं जो है परिभाषाएं जो बोर्ड में पूछी जाती है, यही आपके एग्जाम में भी आ जाएगा, यूपी कैडेट में ये सब पूछ लेगा कारण। ठीक है, इतना बात समझ में आया? हाँ, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले उनकी ऊंचाई मापना हो, पहाड़ों पर चढ़ने वालों की ऊंचाई या हवाई जहाज चालक ऊंचाई मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे अल्टीमीटर, सुने होंगे, अल्टीमीटर कहते हैं, उसे अल्टीमीटर कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं तुंगता मापी, इसे कहते हैं तुंगता मापी। ये जीएस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, इसे तुंगता मापी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात नरेंद्र पाल, इसीलिए बेटा विशेष प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं जिससे कि वो दाब को संतुलित करा सके, जिससे वो दाब को संतुलित करें, प्रेशर दें बॉडी पर। ठीक है नरेंद्र पाल, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर दाब घटेगा, अब उस दाब को संतुलित कराने के लिए विशेष कपड़े पहने जाएंगे जिससे जो है उस दाब को जो घटा है उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, जिससे नाड़ियां ना फटे, व्यक्ति जो है जिंदा बना रहे। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना। हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज चालक ऊंचाई मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाते हैं उन्हें अल्टीमीटर कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, उसे अल्टीमीटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना, अल्टीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये सब जनरल नॉलेज एक तरीके से। अब ये कुछ पॉइंट और हैं जो आपके एग्रोमेट्रोलॉजिकल टर्म हैं, इनको भी जानना जरूरी है। जैसे वायु में नमी, वायु में पानी के कणों की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है? वायु में पानी के कणों की मात्रा अधिक होने से क्या होता है? तो आप कहोगे कि आर्द्रता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? आर्द्रता नाम की एक चीज होती है। देखो यहाँ पर लिखा है, वायु में पानी के कणों की मात्रा अधिक हो जाने पर यहाँ पर बच्चों वायु नम हो जाती है, वायु नम हो जाती है, वायु नम हो जाती है। और जो नम वायु होती है उसका घनत्व घट जाता है, नम वायु का घनत्व कम होता है, शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है। जो नम वायु होती है उसका घनत्व घटेगा। ठीक है, वायु में जल के अणुओं की संख्या बढ़ोतरी से आर्द्रता बढ़ेगी, यानी वायु में नमी बढ़ेगी, यानी वायु का घनत्व घटेगा। और घनत्व बच्चों अगर घटता है तो दबाव भी घटता है। जब घनत्व घटेगा दाब घटेगा, घनत्व घटेगा दाब घटेगा। ध्यान से सुन लो, सभी लोग ध्यान से सुने भाई। ठीक है, कमेंट पे कम ध्यान दें। ठीक है, कुछ लोग लगातार कमेंट करते रहते, तो कमेंट ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। वायु में जल के कणों की संख्या बढ़ने से आंसर आर्द्रता बढ़ती है, वायु में मॉइस्चर बढ़ता है, नम वायु का घनत्व कम होता है, घनत्व घटता है। जब घनत्व घटता है तो दाब घटता है, और दाब घटता है तो पारे का स्तर नीचे आएगा, बैरोमीटर में पारा नीचे आएगा, बैरोमीटर में पारा नीचे आ जाएगा, दाब घटेगा। ठीक है, यही वही बात यहां पर लिखा है। ध्यान दे सभी लोग, देखो पहले कमेंट करने लगते हैं और पहले ध्यान से सुनते नहीं, पूरी बात को जब सुनोगे तभी समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, वायु में पानी के कणों की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? नमी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, नम वायु का घनत्व कम होता है, घनत्व घट जाएगा, दाब भी घट जाएगा। ठीक है, देखिए वायुमंडल में वायु का घनत्व कम हो जाता है और इस कारण हवा का दाब भी कम हो जाता है, और हवा का दाब घटने से बैरोमीटर का पारा नीचे जाएगा, नीचे जाने लगता है। जिससे क्या पता चलता है? जिससे ये पता चलता है कि अब बारिश होने वाली है। क्या पता चलता है? जब धीरे धीरे क्या होगा? जब पारा धीरे धीरे, अचानक नहीं बोल रहे हम, कह रहे पारा जब धीरे धीरे नीचे जाएगा
धीरे धीरे नीचे जाएगा, अचानक नहीं, सडन नहीं, सडन फॉल नहीं हो रहा, अचानक नहीं जा रहा, धीरे धीरे पारा जब नीचे जाएगा तो समझ जाना कि बरसात होने वाली है। मौसम वैज्ञानिक जो है ऐसे ही पता करते हैं, ऐसे ही पता कर पाते हैं। ठीक है, जब देखो क्या होता है, पारे का स्तर बैरोमीटर में नीचे धीरे धीरे जाने लगता है, ठीक है, नीचे जाने लगता है, तो मौसम वैज्ञानिक को पता चल जाता है कि भाई जो है बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि वायु में जल के कणों की संख्या की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब वायु का घनत्व घट रहा है, आर्द्रता बढ़ रही है, दबाव घट रहा है, लग रहा कि बारिश हो सकती है, लग रहा कि वर्षा हो सकती है, वर्षा की संभावना होगी। ऐसा सवाल एक जरूर पूछा जाएगा यूपी कैट में, ध्यान रखना। ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे तो वहां पर दिक्कतें आएंगी। इतनी बात समझ में आया? बैरोमीटर में पारा का स्तर धीरे धीरे नीचे जाना, बैरोमीटर में पारे का स्तर नीचे धीरे धीरे जाना क्या प्रदर्शित करता है? तो आप कहोगे वर्षा। क्यों? नीचे जाएगा, दाब घटेगा, इसका मतलब घनत्व घटा, घनत्व घटने का मतलब है कि जो है नमी आई होगी, आर्द्रता बढ़ी होगी, नम वायु का घनत्व घट जाता है, इसका मतलब बरसात होने की संभावना है। बरसात होने की इसलिए बताया जाता है कि जो है इतने समय में जो है वर्षा होने की संभावना है। आंधी तूफान की संभावना कब होगी? जब अचानक बच्चों जो है बैरोमीटर का पारा नीचे चला जाए, अचानक, ध्यान रखना, अगर अचानक हो जाएगा तो ध्यान रखना उस समय आंधी अथवा तूफान की संभावना होगी। क्योंकि बच्चों जहां पर बर्नौली साहब का नियम है कि जहां पर दाब कम होता है वहां पर वेग अधिक, और जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे चला गया इसका मतलब है वायु की गति बड़ी तीव्र हो जाएगी अचानक। ठीक है, क्योंकि दाब कम वेग ज्यादा, ये बर्नौली का थ्योरम कहता है। तो आंधी अथवा तूफान की जो है संभावना रहेगी। इतनी बात सबको समझ में आ गया कि जो है वर्षा की संभावना कब होगी, बारिश कब होने की संभावना होगी, वर्षा कब होगी। वर्षा के लिए क्या है कि पारे का धीरे धीरे जाना, तो घनत्व का घटना, दाब का घटना, तो समझ जाना कि जल वाष्प वायु में पानी के कणों की मात्रा का बढ़ना, यही इंडिकेशन होता है बरसात का। चलिए आगे देखते हैं। यदि पारा, एक क्वेश्चन जरूर इनमें से आएगा तीनों प्रश्नों में से, यदि पारा एकदम नीचे गिरने लगता, एकदम अचानक पारा नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान का संकेत मिलता है। क्योंकि अचानक दाब घटेगा, और दाब घटेगा बच्चों तो वायु का वेग बढ़ जाएगा, ये वायु का वेग अचानक बढ़ जाएगा, वायु का वेग, तो ये जो है इसकी संभावना हो जाएगी, आंधी या तूफान की संभावना होगी। इतनी बात समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वायु में पानी के कणों की मात्रा कम होने से जब पानी के कण घटने लगेंगे तो वायु शुष्क होने लगेगी, वायु शुष्क होने लगेगी तो क्या होगा, घनत्व वहां पर बढ़ेगा। यही चीज लिखा हुआ, देखिए वायु में पानी के कणों की मात्रा कम हो जाए, पानी के कण घटे, इसका मतलब वायुमंडल की वायु का घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे वायु दाब बढ़ जाता है और पारा जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जो कि जो है ड्राई मौसम को बताएगा कि जो है मौसम कैसा होगा, शुष्क मौसम होगा, क्योंकि ड्राई हो जाएगा। पारा का अचानक धीरे जाना, आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे जाना वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर जाना, धीरे धीरे ऊपर जाना शुष्क मौसम। शुष्क मौसम इसे कहते हैं एग्रोमेट्रोलॉजिकल साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इतनी बात किसी को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो एक बार कमेंट कर देंगे। अगर इतनी बात समझने में कोई दिक्कत आई बताना, ठीक है। पारे का स्थिर रहना मौसम किस मौसम को बताता है? यहां पर कैसा मौसम? ये स्वच्छ मौसम, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पारे का स्थिर रहना ये स्वच्छ मौसम को बताएगा कि कोई दिक्कत नहीं, न आंधी आने की संभावना है, न तूफान आने की संभावना है, न बारिश होने की संभावना है, न शुष्क होने की संभावना है। बिल्कुल जो है स्वच्छ मौसम रहेगा अगर पारे का स्तर स्थिर है, ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे जाए। अगर अचानक ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अचानक ऊपर जाने का पहली बात कोई मतलब नहीं। अगर अचानक जाता है तो इसका मतलब बड़ी तेजी से वहां पर शुष्क हो रहा है, मतलब बड़ी हम बोल सकते हैं कि जब अचानक चला गया ऊपर, इसका मतलब है घनत्व तो अचानक बढ़ गया, और बढ़ने का मतलब जलवाष्प बिल्कुल समाप्त हो गया, बहुत ज्यादा शुष्क मौसम होगा, वेरी हाई हो जाएगा, ठीक है, मौसम तपेगा बहुत ज्यादा, वहां पर लू जैसी चीज चलेगी। समझ के बाद इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और जब बच्चों स्थिर रहेगा, पारा ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, स्थिर रहे तो स्वच्छ मौसम, बिल्कुल कोई क्लियर है, साफ मौसम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर का मतलब बैरोमीटर ही होता है, नाम है 14 ने बनाया इसलिए उनके नाम पर 14 बैरोमीटर है। 14 बैरोमीटर में पारा भरा होता है, ये ध्यान रखना, पूछा जाए 14 बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा। जबकि निर्द्रव बैरोमीटर, निर्द्रव मतलब जिसमें द्रव ही ना हो, में कोई द्रव नहीं होता। ये दो पॉइंट याद रखना, 14 बैरोमीटर में पारा भरा होता है, निर्द्रव बैरोमीटर में कोई भी द्रव नहीं होता। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 14 बैरोमीटर में बच्चों क्या होता है? पारा भरा होता है। और निर्द्रव बैरोमीटर से इससे भी देखो, इससे भी दाब का मापन होगा, इससे भी दाब का मापन होगा, इसमें कोई भी लिक्विड नहीं होता। और 14 बैरोमीटर में क्या होता है? पारा भरा होता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो मौसम कब साफ होगा, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा टेस्ट है, हाँ टेस्ट नंबर 6 है, एक बार फिर से बता देते हैं। आंधी तूफान की संभावना कब होगी? जल्दी से बताओ,
आंधी तूफान की संभावना कब होगी? सभी लोग जो है जल्दी से क्लियर बताएं। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो आंधी और तूफान का इंडिकेशन होगा। अगर पारा धीरे धीरे नीचे जाता बैरोमीटर का धीरे धीरे तो वर्षा होने की संभावना होगी, ठीक है। और अगर पारा जो है ऊपर जाता है तो मौसम जो है ड्राई होगा, और पारा अगर स्थिर रहता है तो स्वच्छ मौसम होगा। इन चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जलवायु विज्ञान का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। इस चैप्टर ये कंफर्म है, कोई कुछ पूछे या ना पूछे, ये एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब 10 क्वेश्चन का एक बच्चों टेस्ट है, फटाफट 10 मिनट में आप लोग आंसर दो, जल्दी से आंसर देंगे। टेस्ट नंबर 6, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। जल्दी बताएं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे वो कौन सा है? जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, यही है ऑप्शन नंबर सी, गैस। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। अब इसकी बात करिए, आगे देखते हैं अगला सवाल। इसको बताइए, एक वायुमंडलीय दाब पारे की जिस ऊंचाई के स्तंभ के दाब के बराबर होता है वह क्या है? बताओ जल्दी से, इसका उत्तर बताएं सारे बच्चे, इसका उत्तर बताएं। 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट है जो हमने थ्योरी पढ़ाया, उसका एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। मोन्टू गौतम, सी कहां भाई, सी कहां है इसमें? अब इसको बताओ जल्दी से। संतोष मौर्य, शिवम, ठीक है, विकास, सागर, अमन, गौतम, रुचि पटेल, ठीक है। देखो 76 सेंटीमीटर बताया था, या 760 mmHg, या हमने बताया 0.676 मीटर, ये तीनों याद रखिएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, इसका बताओ सभी लोग, इसका आंसर बताएं। सारे बच्चे इसका आंसर दें जल्दी से। बैरोमीटर की नली में छिद्र कर देने पर इसका आंसर बताएं। नली के पारे के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नली में पारे का तल पहले से ऊंचा हो जाएगा, नली में पारे का तल गिरकर बाहरी तल के समान हो जाएगा, पारा नली से पोंटिया बाहर निकल जाएगा। जब छिद्र कर दिया जाएगा तो जो वायुमंडल का दाब होगा वही अंदर का हर जगह का दाब होगा, और जब दाब होगा तो पारा वही उसी स्तर पे रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, नली में पारे का तल गिरकर बाहरी तल के समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, फटाफट देखिएगा। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर बैरोमीटर में पारे का तल, बताओ, वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर बैरोमीटर में पारे का तल, जलवाष्प बढ़ेगा, अगर जलवाष्प बढ़ेगा, जल के कणों की संख्या बढ़ेगी तो वहां पर आर्द्रता बढ़ेगी, घनत्व घटेगा, दबाव घटेगा, दबाव घटने का मतलब बैरोमीटर का पारा नीचे जाएगा। इसका आंसर दे सभी लोग। सागर त्रिपाठी, ठीक है। कैसे हमने बताया, जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से घनत्व घटेगा, दाब घटेगा, और बैरोमीटर में पारा जो है नीचे जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताओ, अभी हमने पढ़ाया इसको। पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर जाने पर एक सामान्य व्यक्ति की नाक से रक्त स्राव हो जाता है क्योंकि प्रारंभिक कारण के अनुसार, ऑप्शन को पढ़िए, उत्तर दीजिए, ऑप्शन को पढ़ो, उत्तर दो बराबर। व्यक्ति के भीतर रक्त का दाब अधिक हो जाता है, व्यक्ति के भीतर रक्त का दाब, वायुमंडल में जब वो रहता है तो रक्त का दाब और वायुमंडल का दाब समान रहता है, रक्त का दाब तो वही रहेगा, लेकिन ऊपर जाने पर जो वायुमंडल का दाब है वो घट जाता है, वायुमंडल का दाब घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान देना, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? अभी हमने बताया था, बैरोमीटर बताया था, मैनोमीटर बताया था। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ए ऑप्शन, ठीक है। मैनोमीटर से गेज दाब मापते हैं। चलिए आगे देखते हैं फटाफट जल्दी से। 7वां नंबर सवाल, एक साधारण मनुष्य वायुमंडलीय दाब के कारण जितने तुल्य द्रव्यमान को सहन करता है वह मात्रा कितनी है? अभी हमने बताया था 15,000 किलोग्राम भार, 15,000 किलोग्राम भार, ये यूपी कैडेट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आएगा ये। एक साधारण मनुष्य वायुमंडल दाब के कारण जितने तुल्य द्रव्यमान को सहन करता है वह मात्रा कितनी है? 15,000 जो है किलोग्राम, या हम कह सकते हैं 15 मीट्रिक टन भार, इतना वो सहन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। हाँ, बायल का नियम खैर नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम कल पढ़ा देंगे। आज इसका जो है थोड़ा सा बता देते हैं कि ये गैसों से संबंधित है। दाब जो होता है स्थिर ताप पर, ताप नियत होने पर, ध्यान दें, स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, इसे बायल का नियम कहते हैं। बायल के नियम में जो है तापमान स्थिर रहता है, किसी भी गैस का ताप अगर फिक्स कर दो तो प्रेशर आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर दो भौतिक राशियां दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो उनका गुणनफल नियत होता है, P × V बराबर कांस्टेंट होता है, P × V बराबर कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए, इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर
एक निर्द्रव बैरोमीटर की विशेषता है, इसमें कोई द्रव नहीं होता, यह आकार में घड़ी की भांति छोटा होता है, इसे सुगमता पूर्वक कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह निर्द्रव बैरोमीटर के तीनों पॉइंट, तीनों विशेषता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका डी ऑप्शन। 10 नंबर सवाल, वायु दाब, कोई भी दाब हो, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, तो ध्यान देना यही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखा हुआ है, एक ही चीज होता है, ठीक है। ये टोटल हमने 10 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया, केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो बायल का नियम, ये हम लोग जो है गैसों से संबंधित सारे नियम कल पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। तो आज हमने काफी चीजें आप लोगों को बता दिया है, तो जो जो चीज हमने पढ़ाया उसको रिवाइज करिएगा, कम से कम 2 बार रिवाइज करेंगे, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कम से कम एक प्रश्न आपका एग्जाम में इससे आएगा, आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन क्लियर मान लीजिए, ठीक है। बाकी इसके बाद तुरंत आप एग्रीकल्चर की क्लास के लिए रेडी हो जाओ, तुरंत एट द मोमेंट, कहीं पर आपको खिसकना नहीं, ठीक है। तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत है। कल विद्यार्थियों जिस प्रकार से हमने गन्ने के विषय में बात की थी, आज फिर से हम जो है नई क्रॉप कॉटन के विषय में आपसे बात करेंगे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा कॉटन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉटन जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, और इसको एक फसल के रूप में क्यों उगाया जाता है इंडिया में, है ना, वो बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में उगाया जाता है। तो देखिए, भारत का प्रमुख जो पहले वस्त्र था पहनने के लिए, है ना, वो वस्त्र ये था कि पहले भारत में सूती कपड़ा प्रमुख रूप से पहना जाता था, है ना। और सूती कपड़े को बनाने के लिए भाई मूलभूत आवश्यकता मनुष्य की क्या है? कपड़ा होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए और भोजन होना चाहिए। तो कपड़ा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक चीज है। और इंडिया में क्योंकि ओरिजिन प्लेस भी कपास का इंडिया ही है ना, तो जो रेशा है कपास का, इस रेशे से सूती वस्त्र बनाया जाता था। कैसा वस्त्र बनाया जाता था? सूती वस्त्र। आज वाला जीन्स नहीं, जीन्स और टेरिकॉट, है ना, ये जो है ये तो इस समय जो है
आ रहा है, इस समय खूब पहना भी जा रहा है, लेकिन इंडिया में बेसिकली जो पहना जाता था वो सबसे पहले सूती वस्त्र ही पहना जाता था। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग थे वो सूती धोतियां पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, तो वो काटन के होते थे। और काटन के कपड़े की ये खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी से जल्दी जो है क्या हो जाता है, धीरे धीरे घिस जाता है, बहुत जल्दी घिसता है, यानी कि बहुत जल्दी आपको 6 महीने में कपड़ा चेंज करना पड़ जाएगा। और जीन्स आप खरीद लिए 10 साल तक पहनिए, फटेगा नहीं। तो जीन्स की ये अवधारणा थी कि जीन्स देखिए हम आपको बताएं भारतीय कपड़ा नहीं है। जीन्स का कंसेप्ट और काटन का कंसेप्ट देखिए, भारतीय जो परिधान है उसमें काटन प्रमुख है जो कि कपास से बनाया जाता है। और जीन्स जो है ये ब्रिटेन से आया था। ब्रिटेन में क्या स्थिति थी, जो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आई, औद्योगिक क्रांति आई, तो वहां पर अब पता चला कि भारत में कॉटन का ट्रेड था और औद्योगिक क्रांति भारत में भी अंग्रेजों ने शुरू की। तो जो लेबर वर्ग था उसके कपड़े कॉटन के हर 6 महीने में फट जा रहे थे काम करते करते। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो एक समस्या है, बार बार कपड़े हमने बनवाए। तो उन्होंने जो लेबर क्वालिटी का इंडिया में व्यक्ति था, अपने यहाँ भी जो लेबर थे उनको सबसे पहले गिफ्ट में जो है कॉटन दिया था, वो जीन्स दिया था, क्योंकि कॉटन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हर 6 महीने में फट जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कपड़ा जो फटे ना, लेबर क्वालिटी का व्यक्ति हो, वही इसे जो है जीन्स को पहनता रहेगा। आज की स्थिति यह है कि जो है अब तो जीन्स तो एक ट्रेंड में चल गया है कि हाँ जीन्स पहनना है, लेकिन पहले लेबर व्यक्ति पहनते थे। असलियत यही है कि अंग्रेजों ने लेबरों के लिए जीन्स का निर्माण किया, तो लेबर क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं उन्हीं के लिए जीन्स का निर्माण किया गया था। लेकिन आज तो उसका जो है बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है कि हाँ नहीं जीन्स पहने तो ठीक है ना। और फटे पुराने जीन्स भी आने लगे हैं, पहले जो है जीन्स थोड़े सजे भी थे, अब फटे हुए भी आने लगे हैं। तो देखिए भारतीय जो मेन परिवेश था, जो परिधान था, वो कॉटन से ही बना है, कपास से। और कपास का कपड़ा जो होता है जैसा आप प्रेस लगा देंगे वैसे। तो ये आया कहां से कपास? कपास जो कॉटन होता है, अब लोग कहते हैं ना सीधा कपास का कपड़ा कॉटन का बता देते हैं, ये कॉटन का है, ये कपास का है, ये सूती नहीं कहते हैं। अब सूती नहीं, अब सूती वाला ट्रेंड चला गया, अब कहते हैं कपास का है, कॉटन का है। तो कॉटन का है या सूती का है एक ही बात है, क्योंकि कपास से ही सूती बना है ना। सूती किससे बना है? कपास का, जो है कपास से। और टेरिकॉट बना है जो रेशम है, टेरिकॉट लोग कहते हैं टेरिकॉट, है ना। टेरिकॉट जो होता है वो जो है रेशम होता है ना, टसर रेशम होता है, वो एक टेरिकॉट होता है। तो दोनों परिधान आपके अलग अलग हैं। तो सूती कपड़ा जो होता है ठंडाता है गर्मियों में। अगर आप सूती पहनेंगे और टेरिकॉट पहनेंगे तो सूती कपड़ा जो है ये ठंडक प्रदान करता है। तो अब आते हैं हम कॉटन की खेती के विषय में। तो देखिए एक चीज आती है कॉटन में, ओरिजिन प्लेस इसका इंडिया है। साइंटिफिक नेम गोसिपियम स्पीसीज लिखा होगा। तो गोसियम में आता है आपका गोसियम आर्बोरियम, गोसियम हर्बेशियम, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बार्बाडेंस। इसमें जो दो, वैसे एक्चुअली वर्ल्ड में जो है 20 स्पीसीज है कॉटन की, जो वाइड रूप में भी है, लेकिन 20 स्पीसीज में से केवल और केवल विद्यार्थियों जो है 4 स्पीसीज जो है कॉटन की ग्रो की जाती है इंडिया में। इंडिया में या वर्ल्ड में पूरे विश्व में 4 ही प्रजातियों को ग्रो किया जाता है कॉटन की, जिसमें गॉसिपियम आर्बोरियम है, गॉसिपियम हर्बेशियम है, गॉसिपियम हिरसुटम है और गॉसिपियम बार्बाडेंस है। जो आर्बोरियम और हर्बेशियम कॉटन है, तो दिस इज नॉन एज देसी कॉटन या इंडियन कॉटन। इन्हीं को क्या कहते हैं? इंडियन कॉटन कहते हैं या देसी कॉटन कहते हैं। जो हिरसुटम और बार्बाडेंस कॉटन है, ये दिस इज दोनों जो कॉटन है वो हिरसुटम एंड बार्बाडेंस वो था अमेरिकन कॉटन। दोनों जो है अमेरिकन कपास, ठीक है ना। जो हिरसुटम है और बार्बाडेंस है ये अमेरिकन है, और आर्बोरियम और हर्बेशियम जो है ये दोनों देसी कपास है। अब देसी कपास और अमेरिकन कपास जो होते हैं इनमें अंतर क्या है? और हाइब्रिड कपास की बना दी गई, अब तो बीटी कॉटन बना दिया गया है। अब इंडिया में जितना भी कॉटन हो रहा है, आज की अगर सिनेरियो में हम देखें, आज की अगर हम स्थिति भारत में देखें, तो टोटल कॉटन का 95% कॉटन जो है वो बीटी कॉटन उगाया जा रहा है। कौन सा कॉटन उगाया जा रहा है? बीटी कॉटन। आज पूरे कॉटन का 95% जो कॉटन है, 95% कॉटन समझिए टोटल कपास का। किसका? टोटल कपास का 95% कपास जो है वो बीटी कॉटन है। कौन सा कॉटन है? बीटी कॉटन। अब देखिए इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी बीटी कॉटन की? बैसिलस थूरिजेनेसिस, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थूरिजेनेसिस, बैसिलस थूरिजेनेसिस। ये देखिए एक बैक्टीरिया है विद्यार्थियों, बैसिलस थूरिजेनेसिस। ये बीटी कॉटन की रिकमेंडेशन क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई? और आज की स्थिति में हम बता रहे हैं आपको 95% बीटी कॉटन ग्रो किया जा रहा है भारत। अब ये क्यों किया जा रहा है? देखिए कॉटन में एक कीड़ा लगता था वूलवर्म, जिसका नाम वूलवर्म बहुत लगता था। पिंक वूलवर्म, स्पॉटेड वूलवर्म, है ना। ये सब क्या है? कपास के कीड़े हैं, है ना। और अमेरिकन वूलवर्म। देखिए 3 प्रकार के कीड़े थे वूलवर्म में। एक तो पिंक हो गया, एक हो गया स्पॉटेड, और तीसरा हो गया जो है अमेरिकन। अब देखिए तीनों वूलवर्म, पीछे तीनों के वूलवर्म लगा दिए। पिंक वूलवर्म यानी कि पैक्टिनोफोरा गॉसिपियला, पिंक वूलवर्म जो होता है, दिस इज नोन एज साइंटिफिक नेम ऑफ पिंक वूलवर्म, पैक्टिनोफोरा गॉसिपियला। और इसके बाद स्पॉटेड वूलवर्म जो है आयरिस बिटेला होता है, और अमेरिकन वूलवर्म जो होता है ये हेलिकोवर्पा होता है ना। तो ये 3 प्रकार के वूलवर्म थे। और कॉटन की फसल जब हम उगाते थे तो ये तीनों वूलवर्म जो है हमारी वूल यानी कि वूलर को खाते थे। इसको खाते थे, कपास का जो वूलर है उसको ये खा लेते थे, है ना। तो जब उसको खाते थे तो किसान क्या करता था? इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करेगा? इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेगा। अब समझिए फालतू में
कपास को हम तो खाएंगे नहीं, कपास का उपयोग हम अल्टीमेटली कपड़ा बनाने में कर रहे हैं ना, तो कपड़े में जहर चला जाए तो हमें क्या दिक्कत है बताइए। लेकिन कपड़े में तो जहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इंसेक्टिसाइड खूब डालो कोई मतलब नहीं। लेकिन वो इंसेक्टिसाइड जमीन में जब जाता था तो वही ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है महाराष्ट्र की काली कपासी मृदा, तो उसमें हमें एक समस्या ये आ जाती थी कि सॉइल में चला जाता, दूसरी हम क्रॉप लेंगे तो उसमें वो इंसेक्टिसाइड की मात्रा जो है ज्यादा हो जाती थी, तो वो मानव जीवन में भी उतरने लगा। तो इसलिए कहा गया कि ऐसा कॉटन बना दो जिसके कि अगर मनुष्य तो खाता नहीं है कॉटन, ऐसा कोई प्रभाव अगर होगा भी गलत सलत जो कीड़े के ऊपर पड़ रहा है खाने पे, तो मनुष्य तो उसे खाएगा नहीं। ज्यादातर क्रॉपों में इसीलिए बीटी बनाने के लिए जो है रोक लगा दी जाती है ना, ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने में रोक लगा देती है सरकार। पहले कहती है कि ऐसे हम ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं बनने देंगे। क्यों कहती है? देखिए सरकार क्यों कहती है हम ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं बनने देंगे, क्योंकि हो सकता है जब इस क्रॉप का असर कीड़े के ऊपर पड़ रहा है तो हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। अब जैसे बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis हमने इसमें घुसेड़ दिया, वेक्टर बना दिया बैक्टीरिया को कपास में, और इसको जैसे ही खाया, चाहे पिंक बुलवर्म ने खाया, चाहे स्पॉटेड बुलवर्म ने खाया, या फिर आपका अमेरिकन बुल, किसी ने भी खाया, और इसकी आंत जो है बस्ट हो गई। समझिए क्या हुआ, आंत भ्रष्ट हो गई, लोग कहते हैं आंत भ्रष्ट हो गई है ना, तो यानी कि आंत काम करना बंद कर दिया। अब इसने जैसे बीटी कॉटन को खाया, इसकी आंत खराब, क्योंकि बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है इसकी आंत में गया और इसकी आंत को काम करना बंद। अब बेचारा ये कीड़ा मर गया, तो अब ये डर गया, इसने कहा अब इस वाले कपास के खेत में हम नहीं जाएंगे, भले भूखों मर जाए, नहीं तो इसको अगर खाते हैं तो हमारी आंत खराब हो जाती है। तो अब अगर इस फसल को सीधे सीधे सरकार ने मान्यता दे दी, क्योंकि मनुष्य इसे नहीं खाता था है ना, अगर यही मनुष्य खाता होता कपास को तो सरकार मान्यता इसे सीधी इसलिए नहीं देती कि अब जब कीड़े की आंत ध्वस्त कर रहा है तो आदमी इसकी तो कर देगा, तो इसको मान्यता नहीं दी जाती। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है GEAP, जिसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये इसको मान्यता देती है GEAP, तो है ना, तो इसको मान्यता दे दी गई। और ये सबसे ज्यादा जो है उगाया भी बीटी वाला ही जानेगा, क्योंकि आदमी ने कहा हमें इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा, बहुत फायदे का विषय हो गया। तो फिर अब इस कॉटन को जो है लगातार ऐसे ही बो दिया जाता है और आराम से पिंक बुलवर्म, स्पॉटेड बुलवर्म या अमेरिकन बुलवर्म, किसी तरीके के कीड़े का खतरा हमें जो है नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारा बीटी है, बैक्टीरिया मार देगा तुरंत, एक आध को जैसे टपकाया तो दूसरे अपने आप डर की वजह से नहीं घुसेंगे उस खेत में। तो ये बीटी कॉटन है, समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है? बीटी कॉटन है, बैसिलस thuringiensis कॉटन है, ठीक है। तो पहले हुआ देसी कॉटन, अमेरिकन कॉटन, इनका विभाजन है ना। अब देखिए प्रजातियों की अगर बात करें तो जो कॉटन है इसमें हाइब्रिड बहुत यूज हो रहा है। हाइब्रिड करना भी चाहिए, जब कोई प्रभाव है नहीं, केवल हमें कपास ही तो लेना है। और कपास जो है एक रेशा, अगर कपास का हम बिल्कुल सबसे पतला रेशा निकालें, वेरी सबसे थिन, अगर सबसे पतला रेशा देखें हम तो 1 माइक्रोग्राम प्रति सेंटीमीटर का होता है सबसे पतला। उसका वजन अगर हम देखें लेस देन 7 माइक्रोग्राम प्रति सेंटीमीटर, इतना वजन होगा सबसे छोटा। अगर सबसे फाइनेस्ट कॉटन होगा, और अमेरिकन कॉटन जो होता है दिस इज फाइनेस्ट कॉटन, थिन कॉटन, बहुत पतला कॉटन होता है। इंडियन कॉटन जो होता है वो थोड़ा मोटा कॉटन होता है ना। ये दो अंतर है कॉटन में। जो इंडियन कॉटन का रेशा होता है, एक कॉटन का रेशा आप कभी निकाल के देखेंगे तो इंडियन कॉटन का रेशा जो होता है वो मोटा होता है, और अमेरिकन कॉटन का जो रेशा होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, फाइनेस्ट कॉटन कहते हैं उसे। तो ये 7 माइक्रोग्राम प्रति सेंटीमीटर से भी कम होता है एक रेशे का जो है। और अब इस रेशे की ताकत क्या होती है समझिए, इतना पतला रेशा, और ये लगभग 2.5 से लेकर के 13 ग्राम तक का वजन सह सकता है। कितना वजन सहा इसने? एक रेशे ने, सबसे फाइनेस्ट रेशे ने 2.5 से 13 ग्राम तक का वजन सहा, यानी कि मजबूत है। अगर इसके हम 100 फोल्ड बना दें इसी रेशे के, तो ये 100 फोल्ड फिर जो क्या करेंगे, लगभग 50-60 किलोग्राम वजन को सहन कर लेंगे, है ना, 50-60 किलोग्राम वजन को। तो ये एक आपका ये आएगा नहीं, आपकी परीक्षा में जो है आएगा नहीं। लेकिन हम ये इसलिए बता रहे हैं चीज कि आप कम से कम समझ तो सकें कि कॉटन का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, और हम इसको क्यों फर्जी में तो नहीं पढ़ा है। तो उपयोग ये है कि आपके कपड़े बनेंगे कॉटन के, है ना, जो सूती वस्त्र उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसके कपड़े बनेंगे। और साथ साथ में जो है आपका क्या होगा कि रस्सी वगैरह भी कभी कभी कॉटन की बना दी जाती है, वैसे ज्यादा अब तो नहीं, अब तो नायलॉन वगैरह बहुत सारी तरीके से चलने लगे हैं। तो देखिए, और अगर ऊन की बात करें तो ऊन के परिप्रेक्ष्य में कॉटन जो होता है 3 गुना मजबूत होता है। जो भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, ऊन का रेशा और कॉटन का रेशा दोनों को अगर हम साथ साथ रखते हैं तो कॉटन का रेशा जो होता है ऊन के रेशे से 3 गुना ज्यादा मजबूत रेशा होता है, ठीक है। तो इसलिए भी कॉटन अच्छा हुआ, ऊन की अपेक्षा भी अच्छा हुआ, ठीक है। अब होता यह है कि बूल्स जो होते हैं, गूलर, एक होता है कॉटन सीड और एक होता है सीड कॉटन। तो कॉटन सीड जो होता है ये बिनौला होता है, ठीक है। बिनौला का मतलब गूलर के अंदर वाला जो केवल सीड होता है, कॉटन सीड उसे कहते हैं। और सीड कॉटन उसे कहते हैं जो गूलर और प्लस बिनौला मिला के होता है, वो सीड कॉटन होता है, ठीक है। तो ये इसमें अब एक पॉइंट इसमें आता है, गिनिंग इंडेक्स क्या होता है।
तो देखिए गिनिंग इंडेक्स कार्टन में रेसे और कूलर का अनुपात जो होता है उसी को हम गिनिंग इंडेक्स कहते हैं, है ना। इसको निकाला जाता है, अभी सफाई करेंगे हम, इसकी बताएंगे आगे किस तरीके से सफाई की जाती है। देखिए गूलर के ऊपर जो रेसा होता है उसकी सफाई हम गोबर से भी करते हैं, H2SO4 से भी करते हैं। ये सारी मेथड्स जो हैं इसकी हम बताएंगे। वैरायटियों के विषय में बताएंगे। सबसे पहली हाइब्रिड कॉटन की जो H4 वैरायटी थी, सीटी पटेल ने इसे निकाला था, G67 इनटू अमेरिकन नेक्टरलाइज का क्रॉस कराया था। दिस इज इंट्रा हिर्सुटम क्रॉस। एक चीज आपको बता दें, अभी आगे आएगा तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा। दो वर्ड होते हैं, एक तो इंट्रा हिर्सुटम होता है, इंट्रा स्पेसिफिक, और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। देखिए समझिए, ये दोनों चीजें आपकी आएंगी। एक होता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस। देखिए इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस में क्या अंतर है, ये भी आएगा आपके सिलेबस में। इसको हम बताएंगे इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक में क्या अंतर है। देखिए दो चीजें हैं, इंट्रा स्पेसिफिक अभी देखना समझना, और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। देखिए हमारे पास कार्टन जो था आर्बोरियम था, हार्वेशियम था, हिर्सुटम था, हमारे पास बारबाडेंस। ठीक है, इन सब में प्रजातियां भी होंगी, इसी सब कार्टन की क्या होंगी, प्रजातियां भी होंगी। तो अगर हम देखें प्रजातियां जो होंगी इसकी, तो देखिए आर्बोरियम है, हार्वेशियम है, हिर्सुटम है, बारबाडेंस। ठीक है, इंडियन कार्टन भी है इसमें, अमेरिकन कार्टन भी है। तो अगर अब हम इसमें ये देखें कि इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस क्या होता है। लोग कहते हैं इंटरकास्ट शादी कर ली गए, निपट गए। इंटरकास्ट का मतलब होता है कि एक जात से दूसरी जाति में विवाह कर लेना, दिस इज नोन एज इंटरकास्ट। ये सबसे ज्यादा अनर्थ काम। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सबसे अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको इंटरकास्ट में, इंटर स्पेसिफिक। यानी कि यहां देखिए ये स्पीसीज आर्बोरियम का अगर हम हार्वेशियम से क्रॉस करा रहे हैं, या हिर्सुटम का अगर हम बारबाडेंस से क्रॉस करा रहे हैं, देखिए इसका क्रॉस इससे वैरायटियल क्रॉस नहीं, वैरायटी का ही क्रॉस नहीं। देखिए आर्बोरियम का क्रॉस हार्वेशियम से, हिर्सुटम का क्रॉस बारबाडेंस से। दिस इज इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, यानी कि दो स्पीसीज में आपस में क्रॉस हो गया अलग अलग।